हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आप सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर्स के नज़दीक होंगे और एग्ज़ाम के भी बहुत नज़दीक आ गए हो। तो आज हमारी आपसे जो बातचीत है वो कुछ खास पॉइंट्स को लेके है जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आपकी हेल्प करेंगे। और ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे, कुछ खास बातें जैसे फर्स्ट पेपर से पहले आपको क्या सावधानियां रखनी है, क्या प्रिकॉशन रखनी है, सेकंड पेपर में आपको काम कैसे करना है, फिजिक्स का या साइंस का कोई भी पेपर है तो उसमें काम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज देखने को मिलता है तो उस केस में आपका क्या सोच होगा या क्या उस समय आप सोचेंगे, क्या एक्शन लेंगे, वो सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे। आपको ये बात पता होगा कि अब तक आपकी प्रिपरेशन में जो हेल्प करता था, अब तक जो आपके सिलेक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल था वो आपका कंटेंट था, लेकिन अब आपका जो सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपका माइंडसेट है। आप कहेंगे सर हमको पता है, आप तो ये बताओ कि जब ये सारी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो तो हमको क्या सोचना चाहिए, हमको कैसे काम करना चाहिए। पहले हम अपनी बात की जो शुरुआत है, पहले पॉइंट पे हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं बहुत छोटा सा है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है कभी कभार बहुत बड़ा और नेगेटिव आता है। आपको एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम से 1 आवर पहले पहुंचना है। कई सारे आपके रिलेटिव्स, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे नहीं नहीं एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक है, हम तो पहुंच ही जाएंगे टाइम से, 10 मिनट पहले 20 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा मत करना। भले ये बात छोटी है, लेकिन आप यदि थोड़ा सा पास्ट में जाके देखोगे तो रीट के एग्ज़ाम पेपर के अगले दिन हमको न्यूज़पेपर में कई सारी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली थी जिसमें ये बताया था कि गलत एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने की वजह से बच्चे एग्ज़ाम पेपर नहीं दे सके। गलत एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच कैसे जाते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डिस्ट्रिक्ट चेंज करके जाते हैं तो वहाँ एक ही नाम की 2 जगह हो सकती हैं, और हो सकता है कि एक जगह ज़्यादा फेमस हो तो आपने किसी से पूछा या आपने गूगल मैप सर्च किया तो कभी कभार क्या होता है कि वो उसी जगह को शो करता है जो ज़्यादा फेमस है, जबकि एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है किसी और जगह पे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, महात्मा गांधी स्कूल बनने की वजह से क्या हुआ है कि पब्लिक में जो फेमस स्कूल है वो पुराने नाम से है। जैसे किसी बालिका स्कूल को महात्मा गांधी बनाया है तो पब्लिक जो है, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो सब बालिका स्कूल को जानते हैं, महात्मा गांधी को नहीं जानते। तो आप वहाँ पूछोगे कि महात्मा गांधी कहाँ है तो आप कहोगे कि शायद पता नहीं सर, वो सब लोग कहेंगे कि हमको नहीं पता कहाँ है। तो वो छोटी छोटी बात हैं। आपको याद होगा वो एक तस्वीर आई थी, एक वीडियो आई थी जिसमें एक बच्ची एग्ज़ाम सेंटर के गेट पे 2 मिनट लेट हो गई थी और रो रही थी क्योंकि उसका पूरा साल का मेहनत ख़राब हो रहा था। दूसरी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं हम एग्ज़ाम पेपर में जाके वो ये करते हैं, हमने एग्ज़ाम सेंटर पे जाके जो हम गलती करते हैं, हम एग्ज़ाम सेंटर पे गए और हमने अपने स्कूल का नाम पढ़ लिया या अपने कॉलेज का नाम जहाँ भी आपका सेंटर आया वो देख लिया कि हाँ साहब यहाँ हमारा सेंटर है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि एक नाम के 2 सेंटर भी तो हो सकते हैं, और हम क्या करते हैं कि एग्ज़ाम का सेंटर देख के पीछे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में से निकल के जाते हैं, थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। नहीं, आप सबसे पहले जाके एक काम करें और रोल नंबर चेक करें। सबसे पहले ये आप इसको देख के निश्चिंत हो जाएं, आप इस चीज़ को देख के बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं कि आप उसी एग्ज़ाम सेंटर पे आपका रोल नंबर है या नहीं है। कोई भी स्टूडेंट लास्ट पे रोल नंबर नहीं मिलाएगा, सबसे पहले जाकर रोल नंबर मिलाओ। यदि वहाँ रोल नंबर आपको दिख गया है, आपको रूम नंबर दिख गया है तो फिर आप भले ही कहीं जा सकते हो, लेकिन उससे पहले कोई नहीं। और हम तो यही कहेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाके कोई पढ़ाई करने की कोशिश ना करें। वैसे तो आप बहुत समझदार व्यक्ति हो, इन फ्यूचर के लेक्चरर्स हो, तो शायद आपसे ये उम्मीद तो की जाती है क्योंकि आपको भी आने वाले समय में जब आप स्कूलों में जाओगे पढ़ाने तो यही सब बताना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप पहली बात एक लाइन में समरी कर देते हैं, रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटे पहले। और सबसे पहले जाके क्या करना है, परमिशन लेटर लेके अपना हिम्मत रख के जाना है। ऐसा शर्म महसूस काहे करते हो भाई? थोड़ा सा प्रिपरेशन किया आपने, लेक्चरशिप का पेपर देने आए हो तो वहाँ जाके रोल नंबर मैच करो, और मैच करने के बाद फिर आपको क्या करना है, रिलैक्स मोड में, ज़्यादा क्रांतिकारी आतंकवादियों से बात नहीं कर रही जो बार बार ये करते रहते हैं ना कि कैसा पेपर आएगा, कठिन आएगा, क्या कट ऑफ कितना जाएगा, उनसे दूर रहो भाई। जितना भी जाए अपना फिक्स है। कई बार हमको ये देखने को मिलता है, कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर एग्ज़ाम पेपर जो होता है उसको हमको कितने राउंड में कंप्लीट करना चाहिए। पहले राउंड में कौन कौन से क्वेश्चंस हमको करना चाहिए, सेकंड राउंड में किस तरीके से काम करना चाहिए। कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि कई लोग कहते हैं कि क्वेश्चन को स्किप करना सीखो, कैलकुलेशन वाले पार्ट को छोड़ना सीखो। तो ये कैसे पहचानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। सेकंड पेपर में सर हम पहले साइकोलॉजी करें या फर्स्ट या
11th-12th या पीजीटी का पार्ट करें या बीएससी करें, ये भी कन्फ्यूजन होगा। तो हम पहले सेकंड पेपर पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पेपर पे करेंगे। ओएमआर के बारे में बताएंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में ओएमआर के बारे में नहीं बताया था। देखो, आपको हमारे अनुसार जो पेपर हैं वो 2 राउंड में कंप्लीट करना है। कितने राउंड में? 2 राउंड में। और हमेशा ध्यान रखना कि जो 2 राउंड में से पहला राउंड होता है वो होता है सिलेक्शन के लिए, और जो सेकंड राउंड होता है वो होता है रैंकिंग के लिए। इस बात को हर एक एग्जाम पेपर में आप फॉलो कर सकते हो। पहला राउंड आपका सिलेक्शन करवाता है और सेकंड राउंड आपका रैंक इंक्रीज करता है। कभी कभार हम ये भी सोचते हैं सर भगवान सिलेक्शन दे दे, रैंक वैंक का हमको कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। वो आपके कहने से नहीं होता। फर्स्ट सेकंड रैंक किसी को नहीं पता होता किसकी आती है। आपका काम वहाँ पे एग्जाम पेपर को सॉल्व करना है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। ना तो आप ये सोचोगे मुझे सिलेक्शन लेना है, ना आप ये सोचोगे मुझे फर्स्ट रैंक लानी है। आपका काम क्या है? सिलेक्शन हो ना हो आपको एग्जाम पेपर सॉल्व करना है। इसके अलावा यदि कुछ सोचोगे तो पहली बार हो जाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पेपर को 2 राउंड मिनिमम लेते हैं। थर्ड राउंड डिपेंड करता है टाइम कितना बचा है। तो फर्स्ट राउंड होता है सिलेक्शन के लिए, सेकंड राउंड होता है रैंक को इंक्रीज करने के लिए। फर्स्ट राउंड में हमेशा उन क्वेश्चंस को किया जाता है जो क्वेश्चन इजी हैं, जो क्वेश्चन सिंगल लाइन वाले होते हैं, जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेशन नहीं होती। इसके अलावा आपको लगता है कि हाँ मैं इसको तुरंत कर सकता हूँ तो करिए। पहले राउंड में छोड़ते कौन कौन से क्वेश्चंस को हैं? ऐसे क्वेश्चन जिनमें लंबी कैलकुलेशन है, आपको लगता है कि इसमें बड़ा बड़ा डाटा आ रहा है। जैसे कभी कभार टेम्परेचर वाला आ जाता है क्वेश्चन की, टेम्परेचर की कैलकुलेशन 273 जोड़ के करते हैं तो कुछ अजीब तरह का कैलकुलेशन बनता है। कार्नोट इंजन में भी कभी कभार ऐसा कैलकुलेशन बन जाता है, लॉग वाला कैलकुलेशन बन जाता है। तो आप उस केस में कुछ समय के लिए स्किप कर सकते हो। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते, आप पहली बार देख रहे हो, आपको दिमाग के नहीं लग रहा है, उसको आप स्किप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को भी स्किप कर सकते हो जिनको पढ़ के आपको लगता है मैंने टॉपिक तो पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है वो मुझे अभी नहीं आ रहा, तो उसको भी आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, सेकंड राउंड में जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं उन सबको करना होता है। और यदि आपको लगता है कि थर्ड राउंड की ज़रूरत है तो आप लगा सकते हो, और उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। दूसरा कन्फ्यूजन ये होता है कि OMR शीट कब भरनी होती है, उसके बारे में अभी हम सब्जेक्ट वाइज बात करते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं। आपको पता होगा, हम पहले बात करेंगे सेकंड पेपर की, जो बड़ा है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो पेपर है, और ये इसमें आते हैं 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन को हम डिवाइड कर लें, आपको अच्छे से पता है लेकिन फिर भी समझाने के पर्पज़ से हमको करना पड़ेगा। 30 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के होते हैं, 55 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन के होते हैं, और 55 आपके पीजीटी पार्ट के होते हैं, 11th-12th के होते हैं। ये सीक्वेंस होता है, पहला पार्ट पीजीटी का, सेकंड बीएससी का, और थर्ड होता है साइकोलॉजी का। लेकिन आपको एग्जाम पेपर में उल्टा काम करना है। पहले आप करोगे साइकोलॉजी, उसके बाद करोगे आप ग्रेजुएशन, उसके बाद करोगे आप पीजीटी पार्ट, या जिसको हम 11th-12th कहते हैं। आप कहेंगे सर ज़रूरी है। हम अपनी एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं और प्रूफ के साथ बात करेंगे। आपको लगता है फॉलो करना चाहिए तो कीजिए, बाकी का तो आपकी इच्छा है। साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन हैं, 99% चांस हैं कि वो एक ही जगह एक साथ लिखे हुए मिलेंगे। ऐसा कभी होता नहीं है, आज तक कभी नहीं हुआ कि एक क्वेश्चन यहाँ मिल रहा है साइकोलॉजी का, एक क्वेश्चन आगे मिल रहा है। लेकिन ऐसा 1% में हो भी सकता है, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि एग्जाम पेपर में क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी 99% एक ही जगह मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि जाते ही सबसे पहले साइकोलॉजी के पास जाना है। साइकोलॉजी के पास 2 कारणों से जाना है। पहला, इसके जो क्वेश्चन हैं वो टाइम टेकिंग नहीं होते, हम लिख देते हैं नॉट टाइम टेकिंग। इसके क्वेश्चन आपका टाइम नहीं लेते हैं। यदि क्वेश्चन पढ़ा आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। इसमें कैलकुलेशन नहीं होती, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता है, जो आपके पास भगवान ने बहुत दिया है, उसका कोई इशू है नहीं। तो क्या करना है, आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है। दूसरा, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, और इस अमाउंट को करने के बाद, 30 क्वेश्चन को करने के बाद ये फील करते हो कि पेपर का एक पार्ट हो चुका है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहना एग्जाम पेपर में बहुत ज़रूरी है। हमने कहा सिलेक्शन के लिए माइंडसेट अच्छा होना ज़रूरी है। तो 30 क्वेश्चन हमको ऐसा लगता है, जैसा कि हमने बताया पहले भी, आपको मैक्सिमम
20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट से ज़्यादा साइकोलॉजी में आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नहीं लगता होगा। आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं, तो कई लोग तो इसको 15 मिनट में भी सॉल्व कर लेते हैं, कई लोग 10 में भी कर लेते हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। 15 से 20 का रेशो रखो। 20 से ज़्यादा कब जाओगे? जब क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं, आप 28, 29, 30 तक क्वेश्चन बना रहे हैं, तो 20 से ऊपर जाओ। क्योंकि ऐसा नहीं होता, साइकोलॉजी में बहुत लेंथी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। कितना मिनट लेना है? 20 मिनट। 20 मिनट होने के बाद ये कैलकुलेशन आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए कि 20 मिनट हो चुके हैं, मुझे अब ये काम करना है। 20 मिनट के बाद आप आओगे ग्रेजुएशन पार्ट में। आपको यदि साइकोलॉजी के पहले और बाद में 11th 12th मिलता है तो अटक मत जाना, उसमें ढूंढना कि बीएससी कहाँ से चालू हो रही है। 99% बीएससी मैकेनिक से चालू होती है, लेकिन कोई बात नहीं, इधर उधर भी हो सकती है। तो 55 जो क्वेश्चन हैं उनको करने में आप जो बीएससी के हैं वो ज़्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं होते, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो उनको करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट, और कोई और ही कलाकार है तो 45 मिनट। ये कैलकुलेशन जो बच्चा कर रहा है कि सर 150 क्वेश्चन हैं, 180 मिनट हैं, तो सर एक क्वेश्चन का करीबन 1.25 मिनट बनता है, 1.20 मिनट बनता है, तो वो कैलकुलेशन यहाँ नहीं चलती। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, आप कितना भी बढ़िया कंटेंट पढ़ लें, लेकिन एग्जाम पेपर को हैंडल करने का तरीका होना चाहिए। आप कहेंगे सर इसका क्या गारंटी है, इसको फॉलो करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो गारंटी तो देखो दुनिया में किसी भी चीज़ की नहीं है, आप जो फॉलो करेंगे उससे भी नहीं हो सकता या हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये गारंटी है। अभी हम बता रहे हैं, आप अपने जो आपका मेंटल लेवल है उस पर इसको एक्सेस करो। आपको लगता है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंगली ठीक बैठ रहा है, आपको लगता है कि हाँ सर थोड़ा सा ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ये ठीक लग रहा है, तो आप आओ। हम आपको बता दें लास्ट टाइम पे ज़्यादा चेंज नहीं करना, सुन लो, ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। हमारा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बता रहे हैं जिसकी हेल्प से आसानी से पूरे पेपर को कवर किया जा सकता है और आसान भाषा में उस पूरे पेपर को घेरा जा सकता है। क्योंकि पेपर को कवर करना मुश्किल काम है। 150 क्वेश्चन है, बीएससी दिखेगी, 11th 12th दिखेगी, न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, कुछ ऐसा पोर्शन दिखेगा जो आपने नहीं पढ़ा है, तो हम घबरा जाते हैं और कभी कभार पैटर्न भी चेंज हो जाता है, जिसके बारे में बात करेंगे। तो 55 क्वेश्चन को हमको ऐसा लगता है 35, 40 या 45 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, कठिन भी आ सकते हैं, उसके बारे में भी अभी चर्चा की जाएगी। 55 क्वेश्चन आपको 11th 12th के मिलेंगे, तो इसके बाद आपको 11th 12th में आना है, और इसमें हम चाहते हैं कि आप 55 मिनट तो सॉल्व करने के लिए ले लो, और 55 भी ज़्यादा चाहिए तो 60 ले लो, क्योंकि 11th 12th में कैलकुलेशन होती है, इसमें कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आया? 20 मिनट यहाँ हो गया, 40 यहाँ हो गया, और लगभग 1 घंटा यहाँ हो गया। तो हम ये मानते हैं कि आपका जो फर्स्ट राउंड है जो सिलेक्शन के लिए होता है वो 2 घंटे का होना चाहिए। ये होती है कैलकुलेशन, ये होता है किसी भी पेपर को करने का तरीका। हर चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 2 घंटे में फर्स्ट राउंड करूँगा। 2 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, 10 मिनट कम भी हो सकते हैं, 20 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, वो ऊपर नीचे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग करें। पेपर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ईजी आ रहा है, तो आप टाइम भी ले सकते हो। लेकिन आप ये टाइम बाउंडेशन तो दी जाती है ना, वो इसीलिए दी जाती है कि आप ये पहचान पाओ कि कहाँ आपको उलझना है, कहाँ आपको नहीं उलझना है। सिलेक्शन के लिए हमने क्या किया, पहला राउंड आपको क्या करना है, 2 घंटे में करना है। 2 घंटे में 20 मिनट यहाँ, 40 यहाँ, और 1 घंटा यहाँ, ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत करना, कभी कभार हम ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी बना लेते हैं कि 20 मिनट हो गई, अब तो चाहे हमारे 3 क्वेश्चन रह गए हैं जो हमने पढ़े नहीं है, हमको छोड़ने हैं, सर ने कहा है। ऐसा नहीं होता। 20 मिनट में पूरे 30 क्वेश्चन करने हैं, पढ़ने हैं। 45 मिनट में या 40 मिनट में पूरे 55 क्वेश्चन पढ़ने हैं और करने हैं, और 60 मिनट में पूरे क्वेश्चन करने हैं। कोई ये मत सोचना कि मैं छोड़ के आ जाऊंगा वहाँ से 20 मिनट होते ही, या यदि यहाँ 45 मिनट होगी तो मैं इस बीएससी को छोड़ दूंगा। कोई भी ऐसा नहीं करेगा, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। यदि आप इस बात का कुछ इस तरीके का मतलब निकाल रहे हैं, इस टाइम बाउंडेशन का आप कुछ गलत मतलब निकाल रहे हैं, तो माफ़ी चाहते हैं आपको अपनी बात ना समझा पाने के लिए। स्पष्ट सुन लो, 20 मिनट का मतलब यह है कि पूरी साइकोलॉजी को 20 मिनट में पढ़ना है और करना है। अब OMR शीट कब भरोगे? OMR शीट फर्स्ट राउंड में अलग तरीके से भरनी है, सेकंड राउंड में अलग तरीके से भरनी है। OMR शीट को भरने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें से 2 तरीके ठीक हैं और 2 में से 1 सबसे अच्छा होता है। 3 तरीके कौन से होते हैं? एक तो साथ साथ पहला क्वेश्चन किया OMR शीट, पहला क्वेश्चन किया OMR शीट। दूसरा पार्ट वाइज साइकोलॉजी किया, साइकोलॉजी की OMR शीट। यदि आपने BSc किया तो BSc की OMR शीट, और 11th 12th किया तो 11th 12th की OMR शीट। और तीसरा होता है सब कुछ लास्ट में भरना। तो आपको पता लग गया होगा, लास्ट वाला तो है नहीं।
एक साथ कभी भी आप OMR शीट मत भरना, कैलकुलेशन में भी गलती हो जाती है, भरने में भी गलती होती है। और सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है वो होता है, यदि आपने 20 मिनट में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कर दिए तो सारे काम छोड़ के पहले 30 क्वेश्चन क्या करोगे, लगातार उसमें भरोगे, मतलब साइकोलॉजी की OMR शीट भरोगे। दूसरा क्या होता है, 55 क्वेश्चन जैसे ही आपने 11-12 BSc के किए तो आप जितने भी क्वेश्चन इसमें से करते हो वो आप OMR शीट में भर दो। उसके बाद 11-12 पे आओ, जितने भी क्वेश्चन आप 11-12 की हैं वो आप भर दो। ये इसलिए हम बताना चाहते हैं, इसके हमारे पास एक लॉजिक है छोटा सा, कि यदि आप साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, उसके बाद OMR शीट पे जाओगे तो आपका साइकोलॉजी थोड़ा जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है, क्योंकि जब OMR शीट पढ़ते हैं तो उसमें हम कोई गलती नहीं करना चाहते, तो अपने चारों तरफ से माइंड को उठा के वहाँ लगा देते हैं, ठीक है, तो माइंड साइकोलॉजी से भी हट जाता है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, टिक करो कि हाँ मुझे आता है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, फिर उस पर टिक कर लो ऑप्शन पे, हमने क्वेश्चन पर टिक करने के लिए नहीं कहा, ऑप्शन पे। थर्ड क्वेश्चन करो, फिर टिक कर लो कि हाँ ये मेरा हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, फिर टिक कर लो। 30 क्वेश्चन हो जाए तुरंत OMR शीट भरो। कोई भी बच्चा 30 क्वेश्चन होने के बाद सीधा BSc में नहीं घुसेगा, चाहे कितना भी मन कहे, चाहे कितना भी जी क्वेश्चन दिखाई दे दे, नहीं, पहले OMR शीट भरनी है। यदि आपने ये गलती कर दी तो आप पेपर में गड़बड़ करते हो गए, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या कह रहे हैं, हर एक पार्ट वाइज आपको OMR भरनी है, यहाँ 20 मिनट बाद, यहाँ 40 मिनट बाद और यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि 2 घंटे में यदि आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन में से करीबन आप 75 से 80 क्वेश्चन कर चुके होंगे, ये गारंटेड है। जिसने भी 7 महीने केवल पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं की, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं किए, उससे हम ये उम्मीद तो करते हैं कि 70 से 80 क्वेश्चन तो वो पहले राउंड में कर ही देगा। इतना कठिन पेपर नहीं आता है तो उसका भी इलाज है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड राउंड करना है। सेकंड राउंड में फायदा ये होता है, आप सोच रहे होंगे कि सर सेकंड राउंड में हमारे पास जो है वो 1 घंटा बचा हुआ है, तो इतना टाइम यहाँ क्यों बचाना है। उसका कारण ये है कि सेकंड राउंड आते ही वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चालू हो जाते हैं जो पूरे पेपर में आपने पढ़े हैं और आप कर सकते हो। वो पॉपअप करते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ हूँ, 11-12 का क्वेश्चन, न्यूटन का शीतलन नियम, कूलिंग जो मेथड है, कि मुझे एक बार करके देख ले, वहाँ मैंने गलती की है। हो सकता है कि आप साइकोलॉजी में क्वेश्चन आ जाए कि हाँ यार एक क्वेश्चन तो आया था, मुझे उसका आइडिया लगाना है तो मैं दोबारा कर सकता हूँ। तो सेकंड राउंड में क्या होता है कि हमको वो क्वेश्चन खुद ब खुद नजर आने चालू हो जाते हैं पूरे पेपर में जहाँ हमको जाना है। तो सेकंड राउंड का इस तरीके से टाइम डिवाइड मत करना, वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा, जाना तो पहले साइकोलॉजी में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करो, फिर आप आ जाओ सेकंड राउंड में BSc में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करो, और इसमें आ जाओ थर्ड राउंड में, उसके बाद यहाँ फिर टाइम बचता है तो एक बार और घूम सकते हो, ठीक है। ये तरीका होता है पेपर को करने का। अब हम बात करते हैं, और यहाँ ध्यान रखना, सेकंड राउंड में OMR शीट साथ भरनी है। सेकंड राउंड में आप साइकोलॉजी पे गए, फॉर एग्जाम्पल आपने 28 नंबर का कोई क्वेश्चन किया है, 28 नंबर का एक क्वेश्चन आपने किया, तो उस एक क्वेश्चन की OMR शीट तुरंत भरो, इसमें वेट नहीं करना। यहाँ आपने कोई एक क्वेश्चन किया तो एक क्वेश्चन की तुरंत OMR शीट भरो, क्योंकि ये सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में OMR शीट कभी भी सब्जेक्ट वाइज नहीं भरते, पार्ट वाइज नहीं भरते, उसमें तुरंत भरते हैं। बात किसकी करें, बात यदि हम करते हैं पेपर पैटर्न यदि चेंज आ जाए, ठीक है, हम शायद पहले भी बात करते हैं, यदि कोई भी जो पैटर्न है पेपर का वो चेंज हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, कोई लिख रहा हो तो हम लिख भी देते हैं। पेपर पैटर्न यदि चेंज हो जाता है तो आपका माइंडसेट जो है सबसे पहले शायद अक्सर जो आना चाहिए जनरली जो होता है वो ये होता है, हे भगवान अब मैं क्या करूं। कई सारे तो ये भी बोलते थे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। ऐसे कोई लुटता नहीं है, कोई बर्बाद नहीं होता है। 2 बातें हमेशा माइंडसेट में रखना जो हम बोल रहे हैं, और ये स्टेटमेंट रखोगे तो कभी भी इशू नहीं आएगा। पहला स्टेटमेंट तो ये, पेपर कितना भी कठिन बने, पेपर में सिलेक्शन तो होता ही है ना। ऐसा कभी भी नहीं होता कि पेपर कठिन बना हो, पेपर में किसी का सिलेक्शन ना हुआ हो। इसका मतलब सिलेक्शन लेने वाले का तो सरल पेपर आएगा तब भी होगा, और कठिन पेपर आएगा तब भी होगा। दूसरा, सर पैटर्न बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हमको डाउट है। नहीं बदलेगा हम आपसे कह दें तो आप क्या एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हो, नहीं कर सकते। हम आपसे ये कह दें कि पेपर पैटर्न बदलेगा तो क्या आप एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हो, नहीं कर सकते। तैयारी तो आपकी हो गई। अब बदले ना बदले क्या फ़र्क पड़ता है। यदि नहीं बदला, उसी पैटर्न पे आया जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन की है, तो आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। यदि पैटर्न बदल गया, क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ गया, तो क्या होगा, पेपर पैटर्न ऐसा नहीं बदलता है कि उसमें केमिस्ट्री डाल दी, उसमें हिंदी डाल दी, उसमें इंग्लिश डाल दी।
या MSc PhD लेवल का कुछ डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर पैटर्न का मतलब होता है कि जिस तरीके से, जिस सिंपल मैनर में आपने फॉर्मूले याद किए हैं वो थोड़ा सा स्टाइल में आ जाए, वो थोड़ा सा अलग तरीके से आ जाए, तो ये होता है पेपर का पैटर्न चेंज होना। आप पेपर पैटर्न चेंज होते हैं तो दो बातें ध्यान रखें, इस पेपर में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। ये सोचें वहाँ क्या होगा, जैसे ही आपको लगेगा कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन मेरे से बने ही नहीं, तो आपके अंदर ये आएगा कि भगवान मैं पेपर छोड़ के चला जाऊँ। गर्ल्स को तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि ये भगवान बस अब तो पेपर छोड़ के मैं चले जाऊँ यहाँ से, या ये मेरा पेपर ले ले, या ये फीलिंग आती है 3 घंटे कैसे निकलेंगे, या ये फीलिंग आती है भगवान ये क्या हो गया, मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी कभी सी आ जाती है ना, ऐसा ही होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि अब ये कठिन पेपर में से मैं कितने क्वेश्चन बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। जितने मिनिमम क्वेश्चन आप बना सको उतने बना दो, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पेपर कठिन जो आया है वो सबके लिए आया है, तुम्हारे लिए नहीं आया, तो आप ही क्यों परेशान हो रहे हो। इसलिए कह रहे हैं कि सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आपका माइंडसेट है, कंटेंट नहीं है। वो तो जितना पढ़ सकते थे पढ़ लिया, और कई सारे लोग ये सोचते हैं कि पूरा कंटेंट पढ़ने से सिलेक्शन होता है, नहीं होता। कभी कभार कम कंटेंट पढ़ने से भी सिलेक्शन हो जाता है, यदि आपका मेंटल पीस जो है, आपका जो आपका माइंड है वो प्रॉपर पॉजिटिव वे में काम कर रहा है। पॉजिटिव वे में काम करने का तरीका हमने आपको बता दिया। नेगेटिविटी में अच्छे से रिएक्शन करना, ये पॉजिटिविटी है, ठीक है। पॉजिटिविटी में कैसे काम करोगे, आपको ये सोचना है यदि पेपर पैटर्न बदलता है, और बदल भी सकता है क्योंकि पिछले 4-5 साल से लगभग एक जैसा आ रहा है। दूसरा, RPSC का कोविड के बाद जितने भी एग्जाम पेपर हुए हैं उनमें लगभग बदलाव किया है। इसके अलावा पेपर यदि पुराने जैसा दे देगा तो फिर उसके भी क्या क्वालिटी रहेगी, तो थोड़ा बहुत चेंज करेगा, ऐसा नहीं करेगा बहुत ज़्यादा चीज़, थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है, ब्लेम नहीं करना है किसी को कि यार हम तो ये नहीं पढ़ के आए, खुद को ब्लेम करना है, ऐसा नहीं करना। हम जो पढ़ के आए बेस्ट है, उसी से क्वेश्चन करने हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं, घर थोड़ी जाऊँगा पढ़ने, अब पेपर में बैठा हूँ, 3 घंटे बैठना पड़ेगा तो मुझे काम करना पड़ेगा। मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया, ये गलत किया उसने, टीचर को भी नहीं पता होता कुछ, टीचर प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम ना करे तब भी प्रॉब्लम। और पेपर फिजिक्स से बाहर थोड़ी क्या है, आएगा तो उसी टॉपिक से ना, थोड़ा सा कठिन आ जाएगा, कट ऑफ कम चली जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। तीसरा, भगवान को दोष ना दे कि भगवान तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, पिछली बार पेपर तो ईजी आ गया, इस बार हमको कठिन दे दिया, पिछली बार की कट ऑफ ज़्यादा भी तो है, इस बार की कम चली जाएगी, ठीक है। तो आप हाँ, एक बार बच्चे कट ऑफ का बड़ा अंदाज़ा लगाते हैं कि इस बार यार पिछली बार 272 थी, तो हो सकता है इस बार जो कट ऑफ है वो करीबन 310 से ऊपर जाए, 300 से ऊपर जाए। क्यों लगा रहे हो आइडिया, क्या ज़रूरत है आइडिया लगाने की। 300 चली गई तो भी तुमको क्वेश्चन करने, पेपर वही आएगा, वही तुम्हारी तैयारी। यदि कट ऑफ 250 चली गई तो भी वही सिचुएशन है। तो आइडिया क्यों लगाना है, हमारा टारगेट क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, उसके बाद आइडिया लगाओ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। पेपर तक कोई आइडिया नहीं। और हाँ, जो फर्स्ट पेपर दे के आओगे आप 11 तारीख को, तो 11 तारीख को आके कोई भी फर्स्ट पेपर के आंसर की नहीं मिलाएगा। आपने वैसे डिसीजन कर लिया होगा, सब लोग 12 तारीख के बाद ही टोटल आंसर की मिलाएंगे, दोनों, कोई भी नहीं मिलाएगा। मिला के कहीं डिप्रेशन में आ जाओ, फिर घर वाले एम्बुलेंस बुला रहे हैं, भाई बच्चा का ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। फिर भगवान को भी याद कर रहे हैं, माता पिता को भी परेशान कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नहीं मिलाएगा, क्वेश्चन गलत हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, क्राइटेरिया पार हुआ है नहीं हुआ है तो ठीक। हो सकता है जिस बच्चे का क्राइटेरिया पार ना भी हुआ हो, कुछ ऐसा हो जाए, किसी को पता था रीट कैंसिल होगा, कई सारे सोच रहे हैं भगवान मेरा तो पेपर ही बर्बाद हो गया। आपको याद हो तो शायद रीट के चक्कर में सोसाइटी भी हुई थी एग्जाम, आप न्यूज़पेपर पढ़ना कि उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो रीट कैंसिल हो गई, अब तो दोबारा हो रही है। तो कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर में, आपको परेशान नहीं होना, आपका मेंटल जो पीस है वो खत्म नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि 13 तारीख को जब हमारी आपसे बात हो तो आप पॉजिटिविटी के साथ बात करें, हो तो भी पॉजिटिविटी के साथ, नहीं हो तो भी पॉजिटिविटी के साथ, ओके। तो पेपर पैटर्न चेंज होने पर दो बातें, पहली इसी पेपर से सिलेक्शन लेना है, जितने में क्वेश्चन मिनिमम कर सकती हूँ उतने करूँगी। और दूसरी बात कौन सी, सबके लिए एक जैसा पेपर आता है, कठिन मेरे लिए लग रहा है तो सबके लिए कठिन है, कट ऑफ कम जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, तीसरा लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर बात करते हैं, और वो है फर्स्ट पेपर पे। देखो फर्स्ट पेपर में तो वैसे ही आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपको अपना क्राइटेरिया पता है कि 40% का क्राइटेरिया है जनरल के लिए, बाकी के लिए शायद 35% है। तो हमको ऐसा लगता है कि 60 मार्क्स का या 30 क्वेश्चन का क्राइटेरिया यहाँ है, और 52 का या 27 का यहाँ है, 28 का, सॉरी कितना हो गया ये 25,
26 का। तो ये आपको क्राइटेरिया पता लग गया कि 30 क्वेश्चन ठीक करूँगी जनरल के जो बच्चे हैं, और किसी भी कैटेगरी क्या करेगी, ज़्यादा क्वेश्चन का अंतर थोड़ी, 4 का तो अंतर है, तो कोई इशू नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमको ऐसा लगता है कि फर्स्ट पेपर में आपको थ्योरेटिकल पार्ट करना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला पार्ट भी आता है, तो पहले वो आप वो सॉल्व करें, क्योंकि ये टाइम नहीं लेता है। आता है तो आप कर लें, नहीं आ रहा है तो भी आप उसको एक बार पढ़ लें, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखें, आपको सेकंड टाइम पे क्या करना है, सेकंड मतलब थ्योरेटिकल पार्ट करने के बाद आपको, हमें ऐसा लगता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट करना चाहिए, इसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश करना चाहिए, फिर आपको मैथ रीजनिंग करना चाहिए। मैथ रीजनिंग में टाइम रहेगा आपके पास, तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की, ठीक है। मैथ रीजनिंग जब आप स्टार्ट करो तो तकरीबन आपके पास 40 मिनट होनी चाहिए, 45 मिनट भी रिमेनिंग हो सकती हैं। इससे क्या होगा कि मैथ रीजनिंग को आप अच्छे से बना पाओगे, वो टाइम टेकिंग है। यदि किसी की मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसको टाइम दे दिया जाए तो उन क्वेश्चन को बना लेगा। तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि थ्योरेटिकल पार्ट में जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करके, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन आता है तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। एजुकेशन मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से फोकस करना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, और यदि इसको थ्योरेटिकल की बात करना, और लास्ट में आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश करनी है, ठीक है। हमने यहाँ जितनी भी आपसे बातें की हैं वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे तैयार हुई है, और हर एक व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग सिचुएशन, टाइम, प्रॉब्लम्स के आधार पे होता है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग हैं, हमारा स्टेमिना अलग है, हमारी सोच अलग होगी, हमारा समझना अलग होगा, तो एक्सपीरियंस भी इन चारों चीज़ों के बेस पे बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पत्थर की लकीर की तरह फॉलो करें, लेकिन जितने भी हमने PGT एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, जितने भी हमने हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो उन सब से हमें इस पैटर्न पे सक्सेस मिली है। इसके अलावा जितने भी हमने 1 साल तक बच्चों से बातचीत की है, उन जितने भी हमने मेथड्स बताए हैं वो लगभग एप्लीकेबल होते हैं, तो आप इन तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि कई बार स्टूडेंट्स थैंक्स बोलने की बजाय ब्लेम कर देता है कि आपने कह दिया, मैंने फॉलो कर लिया और मेरा सिलेक्शन रुक गया, जबकि सामने वाला आपकी हेल्प कर रहा है कि इस तरीके से करोगे, क्योंकि हम हेल्प इस वजह से कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका कंटेंट बहुत अच्छा होगा, उसके बाद भी टाइम मैनेजिंग की प्रॉब्लम की वजह से वो सिलेक्शन को खोएंगे, और ये आपके साथ ना हो। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है, अच्छा आपके साथ भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप उसकी परवाह ना करें। यदि आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं तो आप फॉलो करें। हमको उम्मीद है कि आप सब लोग एक चीज़ का ध्यान रखोगे, हमारी एक स्टेटमेंट को ध्यान रखना, यदि कुछ भी नहीं सीखे हो तो इसमें से आपको रिलैक्स रहना है। रिलैक्स का मतलब समझ लो, कोई भी सिचुएशन आए ये सोचना है कि ये सबके साथ हो रही है, मेरे साथ अकेले नहीं हो रही। यदि ये सोचोगे तो वहाँ पे आपका मॉरल डाउन नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, ठीक है। फिर मुलाकात होगी आपसे 13 तारीख को, और आपसे बातचीत भी होगी, नई नई चीज़ों के बारे में हम वापस बात करेंगे। कोई भी बच्चों को कोई परेशानी हो तो हमसे बातचीत कर सकता है, हम आपके लिए अभी 1-2 दिन अवेलेबल हैं, उसके बाद फिर वापस बताएंगे क्या प्रोसीजर है। और इतने समय तक हमें सुनने के लिए, समझने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच।